आजकल हम अपनी थर्ड बुक पे फोकस कर रहे हैं अकाउंटिंग की क्लास 12th के लिए और अकाउंटिंग रेशियोज पे सीरीज चल रही है। करंट रेशो और क्विक रेशो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ द सिचुएशन इज फॉर सोल्वेंसी रेशो। अब आपके जो सोल्वेंसी रेशो होते हैं, देयर आर 4 रेशो, मोस्ट इंपोर्टेंट रेशोज आई कैन से। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशो, सेकंड इज प्रोप्राइटरी रेशो, थर्ड इज टोटल एसेट टू डेट रेशो एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो एक एक करके हम लेते हैं। पहला है आपका डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला बड़ा ही आसान है डेट इक्विटी रेशियो का, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अभी जो डेट हम कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, ये डेट होते हैं लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट आपके टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, आपके डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, बट डेट शुड बी लॉन्ग टर्म, यानी जिनका रीपेमेंट आपको मोर देन 12 मंथ्स में आपको करना है। तो ये सारे के सारे डेट आपके कवर होंगे जो आपको इस फॉर्मूले में चाहिए। दूसरा डिवाइडेड बाय, अब हमारा जो फॉर्मूला है डेट इक्विटी रेशियो का, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। जब बैलेंस शीट हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं। पहली शेयर कैपिटल, वो इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। सेकेंड आइटम रिजर्व एंड सरप्लस, किसी भी तरीके का रिजर्व हो, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, और बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट शुड बी अ क्रेडिट बैलेंस। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं आपके रिजर्व एंड सरप्लस के कंपोनेंट्स हैं। और जो तीसरी चीज होती है हमारी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो ऐसे ही आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा। तो तीनों वैल्यूज को, 3 तो नहीं होंगे, ये काफी सारे कंपोनेंट हो जाएंगे, इन सबको एग्रीगेट करेंगे और फॉर्मूले में यूज करेंगे। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज अ डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी और डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब इसको एनालाइज करना है। जितना कम रेशो आएगा उतना फर्म के लिए अच्छा है। रीजन बिहाइंड, फर्म पे डेट कम होने चाहिए, इक्विटी जितनी ज्यादा हो कम फर्म की या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि इक्विटी आपकी अपनी है, कैपिटल है आपकी, आपके रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है। अब डेट जितने ज्यादा होंगे तो उतना फर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा। रेशो अगर आपका आ जाता है 7:1, भैया खतरे में है, रिस्की है कंपनी आपकी। रीजन बिहाइंड के सारा का सारा बिजनेस तो डेट से ही फाइनेंस हो रहा है। डेट्स आर मोर, डेट टॉप पे है, डेट इज ए न्यूमरेटर एंड इक्विटी इज ए डिनोमिनेटर। तो हमेशा अगर हमारा, हम कहते हैं कि 0.6:1 आ रहा है तो अच्छा है पोजीशन हमारे लिए। इक्विटी शुड बी मोर, शेयर होल्डर फंड शुड बी मोर और आवर डेट शुड बी लेस, दैट इज द गुड फॉर द फर्म। अगर आपका बिजनेस डेट से ही फाइनेंस होके चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट पार्ट आपके ऊपर एक लायबिलिटी है और अगेन आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाती है। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ये है आपके इस रेशो का पार्ट। अभी मैं और भी रेशोज ले रही हूं। आपका जो दूसरा रेशो बनता है सॉल्वेंसी रेशो का, दैट इज अ प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपके क्या क्या आएंगे, शेयर कैपिटल, सेकेंड आइटम आपकी आएगी रिजर्व एंड सरप्लस, सारे के सारे रिजर्व जो मैंने अभी डिस्कस किए, और जो तीसरी आइटम आपकी बनती है शेयर्स इशूड अगेंस्ट, नहीं शेयर वारंट्स एक्चुअली। ये 3 आइटम आपकी कवर होंगी। ये तीनों आइटम का एग्रीगेट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जिसके अंदर सारी एसेट्स आ जाएंगे, यानी पूरी एसेट्स बैलेंस शीट की आपकी एसेट साइड, जिसमें नॉन करंट एसेट्स भी और करंट एसेट्स भी। नॉन करंट एसेट्स कौन सी हुई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आपकी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। और इसी तरीके से आपकी करंट एसेट्स क्या हुई, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स पे, रिसीवेबल, डेटर्स, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके करंट एसेट्स हुई। तो इसका आप एग्रीगेट लेंगे और आप इसका रेशो निकाल लेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसके केस में हायर विल बी द रेशो गुड फॉर द फर्म, यानी हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड इन financing the total asset is a positive feature as it provides security to the creditors। यानी जितना ज्यादा रेशो आएगा प्रोप्राइटरी रेशो आपके लिए अच्छा है। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो मैंने डेट इक्विटी रेशो डिस्कस किया था। दोनों का डिफरेंस देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो तो बोर्ड का प्यारा रेशो है जो हर साल मैं देखती हूँ कि आता ही है।
योर नेक्स्ट सोल्वेंसी रेशियो इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। जैसे जैसे लिखा है देखो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, यानी आपका न्यूमरेटर विल बी टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट, और ये जो डेट होंगे दैट इज अ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, टोटल एसेट्स में आपकी सारी नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सब कवर होंगी, यानी आपकी बैलेंस शीट के जो एसेट साइड है उसका पूरा टोटल आ जाएगा। ठीक है जी। डेट में आपको क्या कवर करना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सारे लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, जो भी लॉन्ग टर्म आपकी बोरोइंग्स हैं वो सारी कवर होंगी, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, अगर वो समझ में आ जाती है तो आगे के सारे चैप्टर्स आपको समझ आने लगते हैं। इस चीज पे आप फोकस करिएगा ध्यान से। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ही इजी है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, और हायर विल बी द रेशियो गुड फॉर द फर्म, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर हमारा हायर रेशियो आता है विच इंडिकेट्स दैट एसेट्स हैव बीन मेनली फाइनेंस्ड बाय द ओनर्स फंड, यानी जितना ज्यादा रेशियो आएगा, यानी जितनी ज्यादा एसेट्स है, तो हम ये लेके चलते हैं कि बिजनेस में ऑनर का फंड ज्यादा लगा हुआ है रेदर देन डेट। तो हायर रेशियो विल बी द गुड इन दैट केस। 7:1, 5:1, 3:1, दैट इज अ गुड इंडिकेटर फॉर द कंपनी। Your last ratio for solvency ratio is interest coverage ratio। ये भी बड़ा प्यारा सा रेशियो है, बड़ा दिया जाता है। इसमें बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं, देखिए हमारा बिजनेस जो होता है, इधर हम अपनी कैपिटल यूज कर रहे होते हैं, या हमने अपने फर्म को थ्रू डेट, यानी हमने लोन लिया है, या थ्रू डिबेंचर हम बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। तो जो हमें चेक करना है कि जो हमारा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कि हम उस प्रॉफिट से इधर वी आर एबल टू डिस्चार्ज आवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन और नॉट, और हमें चेक करना है कि किस लेवल पे हैं हम इस टाइम पे। कैसे चेक होगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान रखिएगा, आपको जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा वो कौन सी सिचुएशन पे गिवन है, आपको जो फॉर्मूले में लगाना है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी अगर इंटरेस्ट और टैक्स कंसिडर करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, तो आपको वापस एड बैक करने पड़ेगी इंटरेस्ट की वैल्यू और टैक्स की वैल्यू टू रीच एट द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपसे कराया जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। आपको उसको डिवाइड किससे करना है? जो आपका इंटरेस्ट पे पार्ट है, इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट किस पे देते हैं आप? या तो टर्म लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे, या आप डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो दोनों पे आपको इंटरेस्ट निकाल के क्वेश्चन में देखना है आपको कौन सी सिचुएशन है। हो सकता है सिर्फ टर्म लोन ही हो सकता है आपके पास डिबेंचर्स भी हो, तो उनका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो टोटल कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपए आ रहा है और आपका 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है, तो भैया आपके इंटरेस्ट को 10 टाइम्स आप रीपे कर सकते हो, क्योंकि टॉप पे क्या आना है? प्रॉफिट। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने कंसिडर किया, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 10,000, तो हमारा जो रेशियो बन के आया इट टाइम्स में आता है, यानी 10। आपकी वैल्यू आई 10, दिस इज टर्म्ड एज 10 टाइम्स, यानी आप अपने इंटरेस्ट की पेमेंट अपने प्रॉफिट से 10 टाइम्स रीपे कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, दिस इज गुड, यानी आप आपकी जो फर्म की सोल्वेंसी पोजीशन है, यू आर एबल टू रीपे द इंटरेस्ट पार्ट आउट ऑफ योर प्रॉफिट एंड यू आर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट। अब आपका इक्वल आ जाता है या आपका 2:1 आ जाता है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करते कि दिस इज अ गुड फॉर द बिजनेस। सिर्फ आप इंटरेस्ट अपना 2 टाइम्स ही पे कर पा रहे हो, 5, 6, 7, 8, 9, दैट इज अ गुड हम कह सकते हैं रेशियो, अगर आपकी फर्म का डिनोट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। थैंक यू।